is this. Check the convergence of the following. So हमें इस एक्सप्रेशन ये जो सीरीज है इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है एंड p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 दैट इज गिवन टू अस. ठीक है, तो कभी भी इस तरीके की अगर सीरीज हो तो आप थोड़ा सा जो है सीरीज को एक्सपैंड करके देख लो. दैट ऑलवेज गिव्स यू सम गुड आइडियाज कि क्या फॉर्म बनेगी, किस तरीके से चीजें होंगी, दैट. ठीक है, सो let's say if I put k value 0, so then this entire expression becomes 1. So this is b plus, उसके बाद k वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन 1 प्लस p बाय 100. ये एक्सप्रेशन होगा हमारा, राइट. एंड बिकॉज दिस इज माइनस के, ठीक है, उसके बाद b अपॉन 1 प्लस p डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 2. ये इस तरीके की सीरीज चल रही है. ये किस तरीके की सीरीज है? दिस इज अ जीपी, राइट? Yes, ma'am. राइट. सो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज कह सकते हो. ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है. और हमें क्या दिया हुआ है, p इज ग्रेटर देन 1, राइट. तो आपका जो कॉमन रेशियो है, हमारा जो कॉमन रेशियो है वो क्या है? कॉमन रेशियो जिसको r बोलते हैं वो क्या है? 1/1 प्लस p डिवाइडेड बाय 100. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? दैट गिव्स यू, अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो नीचे हो जाएगा 100 प्लस p डिवाइडेड बाय 100, ये है, और ऊपर 1 है. और जो नीचे 100 है उसको आप ऊपर लेके आ जाओगे तो ये 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस p हो जाएगा, राइट. अब p की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ग्रेटर देन 0, मतलब समथिंग पॉजिटिव. तो 100 प्लस p विल बी ग्रेटर देन 100. यस, राइट. बिकॉज 100 में आप कुछ ऐड ही तो कर रहे हो ना, कुछ पॉजिटिव नंबर. तो इससे क्या पता चलता है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाई दैट 100/100 प्लस p इज लेस देन 1. तो इसका मतलब हमारा कॉमन रेशियो इज लेस देन 1. सो व्हाट डज दैट टेल मी? द कॉमन रेशियो is less than 1. So this series converges. ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, ठीक है. इज दैट ओके? आपको Yes, ma'am. कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, वो कंसिडर करना था. जैसे ही वो कंसिडर कर लिया आपका काम हो गया, ठीक है. तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का, कन्वर्जेंस हमने चेक कर लिया. अब दूसरे पार्ट जो है वो क्या है, -1 रेज टू द पावर n-1 अपॉन 1/n. तो जो सीरीज है वो क्या है, सीरीज का जो नॉर्मल टर्म जो दिया हुआ है, तो ये तो देखो ये सम था. दिस इज अ सीरीज. ये जो है इसको सम नहीं किया हुआ, दिस इज अ सीक्वेंस, राइट. सो दिस इज अ सीक्वेंस एंड द मेंबर इज दिस विच इज ये. तो अगर आप एक दो एग्जांपल्स ले लो क्या क्या नंबर्स हैं. तो पहली टर्म क्या होगी, s1 क्या होगी, n की जगह आप 1 रखोगे तो -1 रेज टू द पावर 0. सो दैट बिकम्स 1 एंड देन 1. सो पहली टर्म है 1. दूसरी टर्म क्या हो गई, यू विल पुट n इज इक्वल टू 2. तो 2 - 1 इज 1, तो -1 रहेगा और नीचे हो जाएगा 2. तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/2.
तो आप समझ गए कि सारी इवन टर्म नेगेटिव होंगी, सारी ऑड टर्म पॉजिटिव होंगी, और नंबर इस तरीके से चेंज होता जाएगा 1/3। S4 इज -1/4। आपकी कहानी इस तरीके से चलेगी, ठीक है। अब आपको बस ये चेक करना है कि ये कन्वर्ज करता है या नहीं। तो ठीक है, क्लियरली हमें पता है कि अगर आप लिमिट निकालते हो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ -1 रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय n, तो ऑल्दो मेरा नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है बट वो पूरा नंबर जो है वो जीरो को ही टेंड कर रहा है, दिस टेंड्स टू जीरो, राइट। तो माय नंबर्स आर लाइक दिस, ऊपर नीचे, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है ये छोटी छोटी होती जाती है जैसे जैसे n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, एंड इट कन्वर्जेस टू जीरो, राइट। सो द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इज दैट फाइन, क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so this is first, third question, A part is done. Moving on, the next part is you have to solve this inequality. So question number 3, B part, solve this particular inequality. ठीक है, देखते हैं इसको क्या करना है। तो ऑल राइट, सो ये जो है 1 - 1/y-1 divided by 1/y plus 1, and then this entire expression is greater than equal to 1। ठीक है, तो आप पहले तो एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो क्या हो जाता है, 1 - y डिवाइडेड बाय y, और नीचे जो है वो 1 + y, और नीचे जो y होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। y की वैल्यू 0 हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, y नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अदरवाइज ये चीज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉन जीरो है, ये हम मान के चलेंगे, तब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो 1 - y डिवाइडेड बाय 1 + y, और ये जो -1 है इसको हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो दैट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लो, 1 - y माइनस ऑफ 1 + y divided by 1 + y is greater than equal to 0. So that gives me 1 - y minus 1 plus -y divided by 1 + y greater than equal to 0, right? तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर हो जाएगा -2y डिवाइडेड बाय 1 + y, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप साइन डायग्राम यूज कर सकते हो टू एनालाइज व्हाट इज द सिचुएशन, ठीक है। यूजिंग साइन डायग्राम, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज निकल के आती हैं वो क्या क्या होती हैं, y वैल्यू 0 एंड y वैल्यू -1 एंड y वैल्यू 0, ठीक है। अब इसमें ना एक तो -2 है यहाँ पे, एक है y और एक है 1 + y, राइट। -2 तो देखो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, चाहे कुछ भी हो जाए। y की वैल्यू जो है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और 0 से बड़े पे पॉजिटिव हो जाएगी। -1 से छोटी होगी अगर y की वैल्यू, तो ये पार्ट जो है नेगेटिव हो जाएगा। अगर -1 से 0 के बीच में तो पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, राइट। तो ओवरऑल अगर टर्म देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, राइट। तो हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है दैट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट, और इसमें जो है हमारी वैल्यू y की 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 1/y विल नॉट बी डिफाइंड फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सो -2y/1 + y is greater than equal to 0 when y belongs to
-1 से लेके 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज 1/y इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये जो इनइक्वालिटी है आपकी, दैट इनइक्वालिटी जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, इट होल्ड्स व्हेन y belongs to -1 to 0 open bracket. This is your solution for question number 3, ठीक है, fine with it? Yes. Okay जी, all right, चलो, so this was question number 3. So ये हो गया question number 3. आपको असलियत में if you would have been in the exam, you would have, आपको 4 questions करने थे, ठीक है। सो दैट एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स। आप देख रहे हो तो 40 मार्क्स का है पहला सेक्शन, ठीक है, आउट ऑफ 90। ऑलराइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन, एंड देन मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। This is a part of question number 4, and then we have this part. The B part has, I think, थोड़ा सा ये लाइट हो गया है, तो maybe that is why the number is not clear. Yeah. So the here it's not very clear कि ये क्या कहने की कोशिश करे, but if you look at the Hindi version, this is log mod x and this is log mod of x minus 2, ठीक है, so that, all right. So let's do question number 4 now. What is it saying? Okay, so question number 4 goes like this. Let A be a set of all values in the real, all the real values such that mod of x is less than 1, ठीक है। B is set of all those x values, all real values of x, such that mod of x minus 1 is greater than 1, ठीक है, where R is a real number. If A union B is R minus D, अगर आप इस सेट ए और सेट बी का यूनियन लेते हो तो जो निकल के आता है वो, उसको मैं आर माइनस डी बोल रही हूं। तो सेट ऑफ डी क्या होना चाहिए ताकि ये ए यूनियन बी को जस्टिफाई कर सके, वो आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेट ए जो है वो क्या है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल द एक्स वैल्यूज, एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर सच दैट mod of x is less than 1। एक तो ये है सेट ए। सेट बी जो है वो क्या है, x value such that x belongs to real number such that mod of x minus 1 is greater than and equal to 1। ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ए यूनियन बी अगर करते हो तो रियल नंबर माइनस डी निकल के आता है। आपका गोल है डी क्या है सेट, वो बताना है, ठीक है, क्वेश्चन हमको क्लियर है। अब हमारा जो सेट ए है उसमें क्या क्या आएगा वो देखते हैं। सेट ए में क्या क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स हैज टू बी लेस देन 1, सो एक्स की वैल्यू 1 से लेके -1 के बीच में होनी चाहिए, और यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हो गया सेट ए।
अब सेट बी की अगर आप बात करते हो तो सेट बी क्या है, मॉड ऑफ x माइनस वन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो मॉड को खोलते हैं अगर तो क्या होता है कि या तो जो अंदर पूरी चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, या फिर जो अंदर चीज है वो लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट। सो जैसे अगर आपको मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है ना, तो या तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए, इस फॉर्मेट में लिखना होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा है, तो ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है या ये लेस देन इक्वल टू माइनस वन है। ठीक है, तो इससे जो निकल के आता है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू और x इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये नंबर्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेट ए और सेट बी को अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे दो वैल्यूज रेलेवेंट थी, माइनस वन और वन। सो यहाँ पे माइनस वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर टू। तो सेट ए को जो है, लेट से मैं ब्लू कलर के पेन से डिनोट कर, सेट ए को मान लो ब्लू से डिनोट करते हैं। सेट ए क्या बोलता है, माइनस वन से लेके वन के बीच में। ठीक है, और ओपन ओपन रखना है, ओपन रखना है, तो माइनस वन और वन इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज सेट ए। ठीक है, अब सेट बी की जो बात आएगी, सेट बी जो है वो क्या कह रहा है, टू से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो। ठीक है, और इसमें ये वैल्यूज इंक्लूडेड है, ये वैल्यूज दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इनका कॉमन रीजन जो है वो क्या है, सॉरी मुझे यूनियन लेना है, राइट, आई हैव टू टेक यूनियन ऑफ दिस। सो यूनियन में क्या क्या इंक्लूड होगा, अगर आप ए यूनियन बी लोगे तो ये वाला पार्ट तो पूरा इंक्लूडेड होगा ही, ये वाला इसमें कॉमन है, तो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, बस ये वाला पार्ट रह जाएगा, और ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। सो द ओनली पार्ट विच इज लेफ्ट इज दिस, ये वाला हिस्सा, और इसमें वन इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे वन इंक्लूडेड नहीं है, राइट। सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट फॉर, क्या नहीं इंक्लूडेड है यहाँ पे, वन नहीं इंक्लूडेड है, से लेके टू भी नहीं इंक्लूडेड है। टू यहाँ पे इंक्लूडेड था लेकिन यहाँ पे फिर आप ओपन ब्रैकेट रखोगे, तो ए यूनियन बी में सब कुछ आता है एक्सेप्ट फॉर दिस दिस पोर्शन, जहाँ पे ये पूरा इंक्लूडेड है और ये ओपन तरीके से इंक्लूडेड है, सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो हमने ए यूनियन बी को ऊपर क्या लिखा था, आर माइनस डी लिखा था, और डी पूछ रहे थे कि क्या है, तो भाई डी जो है, डी इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑल द एक्स वैल्यूज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन, it's not minus one, it's from one, 1 to 2. one to two. Yeah, it's from one to two. ये Ma'am, value. I have to ask one thing. Yeah. Ma'am, ऊपर for like set 8 is written mod less than 1. So, so we will consider, okay, yeah, yes, we will. Okay. Got it? Yes, ma'am. Okay. Yes. So जो D वैल्यू, जो D सेट है वो ये हो जाएगा कि वन क्लोज ब्रैकेट एंड टू ओपन ब्रैकेट। ठीक है, that's what we'll go with. So this is question number A from chapter number, so question A from the fourth question. And then we have B part wherein we have to draw the graphs. Right. So देखो, पहले एक तो log mod x है, एक है log of mod x minus टू, ये ग्राफ्स है, इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, देखते हैं, आइडिया लेते हैं। तो देखो, अगर ये सिर्फ log x होता
तो क्या करते? अगर आपको log x का डायग्राम कोई बनाने को बोलता तो आप क्या करते? तो आप सिंपली ऐसा कुछ कर देते कि भाई log x का डायग्राम ये होता है, राइट? दिस इज log x। क्यों? क्योंकि भाई x की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तभी log x डिफाइंड होता है। बट बिकॉज आपने यहाँ पे मॉड लगा दिया है, अब आपका फंक्शन नेगेटिव x वैल्यूज पे भी डिफाइंड है, राइट? जो वैल्यू वो 2 पे लेगा वही वैल्यू -2 पे ले लेगा, राइट? तो एक तरीके से इस लाइन के अराउंड एक मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, लाइक दिस। क्योंकि x की वैल्यू मान लो 4 पे ये वैल्यू है, तो x की वैल्यू -4 पे भी यही वैल्यू है। ऐसा मिरर इमेज बनना पड़ेगा। तो आपका जो log mod x है उसका डायग्राम कैसा हो जाएगा? ये log x का डायग्राम हो गया। log mod x का डायग्राम कैसा हो जाएगा? It will be like this. If it's like this here, it's exactly a copy here. ठीक है? It's also defined for negative values of x now. This is log of mod x. All right? log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है। दोनों पे 0 वैल्यूज। ठीक है? दिस इज फाइन। दिस इज log of mod x. Shall we move on to the next one? Yes, ma'am. दूसरा जो डायग्राम है वो हमें बोला है log of mod x -2 बनाने का। तो देखो, अगर आपको पहले कोई बोलता log of x -2 का डायग्राम बनाओ तो आप क्या करते? x की वैल्यू 2 या 2 से, x की वैल्यू 2 से बड़ी पे आपका डायग्राम बनता। तो एक तरीके से ये जो वर्टिकल लाइन है ना, वो 0 की जगह अब 2 पे आपने एक तरीके से ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है। तो अगर इसका डायग्राम बनाते तो इसका डायग्राम हम लोग सिंपली ऐसा बनाते कि ये ऐसा डायग्राम होता, और ये आपने 2 के अराउंड इस तरीके से चीजें की हुई है, लाइक दिस, कि मान लो ऐसा होता डायग्राम। ये x की वैल्यू 2 होती, 2 पे डिफाइन नहीं है, 2 के ऊपर इस तरीके का डायग्राम होता। शिफ्टिंग ऑफ एक तरीके से ओरिजिन हो गया। अब आपका ओरिजिन ये है, लेकिन आपका डायग्राम ये नहीं है, log x -2 नहीं है, मॉड log x माइनस log ऑफ मॉड x -2 है। तो आपका फंक्शन सिमेट्रिकली ना यहां पे भी डिफाइंड रहेगा, लाइक दिस, राइट? क्योंकि बस जो चेंज हुआ है वो क्या है, अब आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है वो y एक्सिस इक्वल टू 0 होने की बजाय क्या हो गई, एक्सिस इक्वल टू 2। तो मिरर इमेज इज अबाउट दिस पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? जब x की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू जब 0 होती है तो फंक्शन क्या वैल्यू लेता है? log ऑफ 2। log ऑफ 2। यहाँ पे फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? जब x की वैल्यू 3 होती है तो वो 1 वैल्यू ले रहा है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो भी वो log 1 वैल्यू लेगा। इस तरीके से ये हमारा डायग्राम होता है log ऑफ mod x -2 का। ठीक है? देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन हियर। इज दैट ऑल राइट? दिस इज ओके? यस? फाइन, कैन वी ड्रॉ दिस? Yes, ma'am. चलो, ओके। So we are done with question number 4 also. Let's move on to question number 5. So this is done. Question number 5.
This is page number 5, page number 6, page number 7. Yes, okay. So this is question number 5. This is question number 5. Let's see. Okay. So the question goes like this, that if x is restricted by the condition that x value can go from 0 to 2 only, find the range that y can take given that y is x minus 1 whole square. तो y की वैल्यू अगर x माइनस वन होल स्क्वायर है और x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ही लाई करेगी, तो आपको फंक्शन की रेंज बतानी है, ठीक है, कि फंक्शन क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज लेगा. तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. सो इसको तो आप क्लियरली जो है, अगर आप चाहो, वी नो दिस इज अ पैराबोला, सो यू कैन यूज अ डायग्राम ऑल्सो टू आंसर दिस. सो फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज हैपनिंग, y इज इक्वल्स टू x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है, एंड x की वैल्यू जो है वो 2 से लेके 0 के बीच में लाई करेगी. तो इसका अगर आप डायग्राम बनाते हो तो इट्स अ पैराबोला, इट्स अ अपवर्ड पैराबोला, एंड y की वैल्यू जो 0 होती है वो कब होती है, जब x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, एंड देन इट्स अपवर्ड पैराबोला, इट्स लाइक दिस, द डायग्राम इज लाइक दिस, ठीक है. तो जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, और x की वैल्यू जब 2 होती है तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है. तो हमें जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 2 के बीच में ही लाई करेगी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. तो जो फंक्शन है y, y की पॉसिबल वैल्यूज 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेंगी, लेकिन 1 तब आती है जब या तो 0 हो या तो 2. आपने इसको इंक्लूड नहीं किया तो 1 ओपन ब्रैकेट रहेगा, ठीक है. सो सो द रेंज when x is between 2 and 0 is y belongs to 0 ले लेगा, 1 ओपन ब्रैकेट रखेंगे, ठीक है, ये हमारी रेंज है. इज दैट ओके? So we had to find the range like this. We can use the diagram for this. So this is part number 1. Part number 1 हो गया. Part number 2. Part number 2 क्या बोल रहा है? Show that this function 20x minus 4 minus 4x has exactly one real root. ठीक है. तो आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, Ma'am, how have we written y belongs to 0 to 1? जब x की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में लाई करती है तो y वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही लाई करती है ना, Okay, ma'am. लाइक दैट. एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 1 तब वैल्यू आती है जब या तो x 0 या तो 2. हमारे को दोनों ही वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है, ठीक है, दैट्स वाई. So then ma'am 0 क्यों नहीं exclude किया? 0 वैल्यू आ रही है ना जब x की वैल्यू 1 होती है तो. हाँ ऐसे okay. ओके, सो फाइन. द फंक्शन इज f of x is equals to 20x minus e raised to the power minus 4x, ठीक है. चलो, अब ये जो फंक्शन है ये एक तो लीनियर फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉम्बिनेशन है. लीनियर फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है. तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट. सो वी हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस.
that fx is the difference between a linear function. It's important to show continuity in this particular example, and an exponential function which are both continuous functions. ठीक है, दोनों ही continuous functions है, hence हमारा जो fx है that is also continuous, ये भी continuous है। ठीक है, तो ये continuous हो गया, ये हमें एक चीज समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेते हो, एफ प्राइम एक्स करते हो, तो क्या होगा, 20x का डेरिवेटिव क्या होगा, 20। ई पावर माइनस फोर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर माइनस फोर एक्स विल बी एज इट इज, माइनस फोर एक्स का क्या होगा, -4। तो आपका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 20 प्लस 4 ई पावर -4x। और हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, चाहे एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये पार्ट तो 20 पॉजिटिव है और ये पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो डेरिवेटिव है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। मतलब आप क्या बोल रहे हो, एफ प्राइम एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। सो मतलब यू आर सेइंग दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल, तो वेयर आर वी हिंटिंग टू, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस शो कर दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो कर दिया, तो अब हम क्या यूज करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कि अगर आप का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसके बीच में सारी पॉसिबल वैल्यूज वो लेता हुआ जाएगा, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, मान लो एफ ऑफ जीरो निकालेंगे, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 times 0, so that is 0, e power 0 is 1, so basically माइनस आ गए तो -1 हो जाएगा, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे -4x लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू अगर 1/4 लें, ठीक है, f ऑफ 1/4 तो क्या हो जाएगा 20x, तो 20 इंटू 1/4 माइनस ई पावर -4x, x को 1/4 लिख दो। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो गया, that is 5 minus, this is e power -1, right? तो this is actually 5 minus 1 by e। ठीक है, e जो है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो है, आप अगर कंसिडर करना चाहो तो दैट इज 2.7 समथिंग। ठीक है, तो ई वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 समथिंग। तो 1/2.7 समथिंग अगर आप करोगे तो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी लेस देन 1 ओनली, ये वाला पार्ट लेस देन 1 ही होगा, राइट। ठीक है, तो ये लेस देन 1 है, तो 5 में से लेस देन 1 कुछ सबट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर पॉजिटिव ही आएगा, समथिंग पॉजिटिव, राइट। यस, दिस इज समथिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर मैं इंटरवल 0 से 1/4 की बात करूं, ठीक है, तो 0 पे वैल्यू नेगेटिव है, 1/4 पे वैल्यू पॉजिटिव है, एंड फंक्शन एंड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है।
ठीक है। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है? कि आपका कोई ना कोई एक रियल रूट एटलीस्ट होगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको सिर्फ एक इतना जवाब देगी कि एटलीस्ट एक रूट होगा। बट अभी जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि इसका एक ही रूट है, एग्जैक्टली वन रूट, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलेगी? देयर इज एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1/4। 0 to 1/4 में एटलीस्ट एक रूट तो होगा। ठीक है। लेकिन अब आपको पता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर वो जहां पे भी एक बार जीरो वैल्यू ले रहा होगा वो वापस वहां पे नहीं जाएगा दोबारा से। तो जैसे मान लो यहाँ पे फंक्शन कोई वैल्यू ले रहा है, ये जीरो वैल्यू आ गई, राइट? तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो वापस जीरो पे थोड़ी ना आएगा। इट्स नॉट लाइक इट्स गोइंग टू कम लाइक दिस एंड देन हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, राइट? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की वजह से आप क्या कह पाते हो कि सिर्फ एक ही यूनिक रूट होगा। एटलीस्ट वाली सिचुएशन भी नहीं रखते हो, आप बोलोगे एक ही रियल रूट रहेगा। सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग and f of 0 is less than 0 and f of 1/4 is greater than 0, there can only be one intersection. There can only be one intersection with the x-axis, hence only one real root exists. ठीक है? This is the argument that we can give for having only a single root. Okay? I mean, all the questions we can say, if it is strictly increasing or decreasing, we can say that it has one real root Yes. in any question. No, I mean it has to be continuous Yes, ma'am. for sure. और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो वो इंटरवल जहां पे एक पॉसिबल वैल्यू नेगेटिव है एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो वी कैन से दैट इट विल हैव वन रियल रूट, ओनली वन रियल रूट। Okay, ma'am. And ma'am, how have you chosen like 0 and 1/4? दिस इज रैंडम। सो जीरो का आइडिया आया क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है एंड वी कैन क्लियरली सी कि इससे जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो मुझे एक वैल्यू नेगेटिव चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। एंड वन तो बाय हम कोई भी यूज कर सकते हैं, एनीथिंग। जैसे 0 की और 1/2 ले लिया, and if it comes out to be negative, sorry, positive, so we will consider that. दी ओनली कैच इज वन वैल्यू, जो भी आप वैल्यूज पिक करोगे उसमें एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव। Okay, ma'am. We can choose it randomly. दैट इज योर चॉइस। आप रैंडमली चूज करो। हमारे को सिर्फ सिंपल मतलब ये है कि एक वैल्यू नेगेटिव आए और एक वैल्यू पॉजिटिव आए, बस। Okay, ma'am. इट कैन बी And वन, then कैन वॉट एवर। what is the what is the catch of choosing? There are only two real roots. मतलब if the question says there are only two real roots, then देन दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लॉजिक वोंट वर्क। okay, ma'am. तब वो लॉजिक काम ही नहीं कर सकता। आपका रियल Then रूट हमें solve करने पड़ेंगे. देन या तो सॉल्व करोगे या कुछ और कंडीशन दी हुई होगी यूनिकनेस के लिए। टू रियल रूट में यूनिक वैल्यूज के लिए ये वाले लॉजिक नहीं काम कर सकते। Okay, ma'am. Thank you. ऑल राइट, सो दिस इज पार्ट नंबर 2। मूविंग ऑन, पार्ट नंबर बी। ऑल राइट, सो दिस इज
All right, so let's do this. This is question number 5B part. सबसे पहला क्वेश्चन है, show that if F inverse exists, अगर F inverse exist करता है, then it is unique. तो F inverse अगर exist करता है तो इसको यूनिक ही होना पड़ेगा. Okay, so let's see how will we prove this. So we'll go by proof by contradiction. तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन में आप क्या करते हो, आप मानते हो कि ये चीज वैलिड है बट ये चीज वैलिड नहीं है. ठीक है, आपकी प्रीमाइस करेक्ट है, प्रीमाइस होल्ड कर रही है, लेकिन आपका कंक्लूजन होल्ड नहीं कर रहा. सो व्हाट आर वी सेइंग, वी आर सेइंग द फॉलोइंग दैट सपोज F inverse exists and it is not unique. यूनिक नहीं है मतलब एक ही फंक्शन नहीं है जो एफ इनवर्स दे रहा होगा. तो मान लेते हैं कि चलो एक फंक्शन नहीं है तो कम से कम दो तो होंगे. एक से ऊपर तो दो ही होता है, उसके ऊपर तीन भी हो सकते हैं, बट लेट्स से देयर आर टू एटलीस्ट. देयर बिलोंग्स, तो मान लो दो इनवर्स हैं इसके. एक तो वन बोल रहे हैं F1, एक ये है एंड एक ये है, विच आर बोथ इनवर्सेस ऑफ एफ के दोनों ही एफ के इनवर्स हैं और दोनों एग्जैक्टली सेम फंक्शन नहीं हो सकते. तभी तो अलग फंक्शन होंगे ना, तभी तो यूनिकनेस आएगी. एंड एफ इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स. Not exactly the same function. All right, ठीक है. सो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं अगर ये एग्जैक्टली सेम फंक्शंस नहीं है. इसका क्या मतलब है कि अगर इसमें आप एक्स वैल्यूज पुट करोगे, आप इसके अंदर कोई एक वैल्यू पुट करोगे और आप इसके अंदर एक वैल्यू पुट करोगे, तो कोई एक वैल्यू तो एक्स की होनी चाहिए ना जहां पे ये अलग आंसर दें. अगर हर पॉसिबल एक्स वैल्यू के लिए ये सेम आंसर दे देंगे तो ये सेम ही फंक्शन हो जाएंगे. लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. Yes, ma'am. अगर मैं बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली सेम फंक्शन नहीं है, तो मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि कोई एक वैल्यू तो एक्स की ऐसी होगी जहां पे ये अलग आंसर देते हैं. अगर एक भी वैल्यू नहीं है ना, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की कॉपी ही है. ये भी एक्स स्क्वायर, वो भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स क्यूब, वो भी एक्स क्यूब. ठीक है. सो दिस इज नॉट इक्वल फॉर सम एक्स नॉट. कोई एक तो वैल्यू होगी ना एक्स नॉट मान लो, और जिसके लिए वो अनइक्वल आंसर देंगे. तो मान लेते हैं कि एक्स नॉट के केस में ये वैल्यू जो है आपको आंसर देती है ए, एंड एक्स नॉट के केस में ये जो दूसरा फंक्शन है ये आपको आंसर देता है बी. ठीक है, क्लियर हो गया. लेकिन अब हमें क्या पता है, इनवर्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि बट बाय डेफिनेशन
ऑफ इनवर्स, इनवर्स की डेफिनेशन से आपको क्या पता है कि अगर एक्स नॉट रखने पे ए आ रहा है तो जो हमारा फंक्शन था उसमें ए रखने से एक्स नॉट आना चाहिए था, राइट? इनवर्स का तो यही मतलब होता है ना, यस और नो? इनवर्स की डोमेन, जो जो एक्चुअल फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स की रेंज होती है, और इनवर्स की जो डोमेन होती है वो एक्चुअल फंक्शन की रेंज होती है, राइट? आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? एंड बिकॉज ये भी फंक्शन एफ का ही इनवर्स है, तो फंक्शन एफ में जब आप बी रखोगे तो भी आपका आंसर एक्स नॉट आएगा, राइट? Yes. है ना? तो इसका मतलब एफ फंक्शन जो है वो 1 to 1 तो नहीं है ना? No. नो, इट इज many-to-1 फंक्शन, एंड नॉट 1 to 1. तो अगर फंक्शन एफ 1 to 1 नहीं है, many-to-1 है, तो इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है? फंक्शन एफ 1 to 1 होना चाहिए, राइट? दिस मीन्स बट f inverse can only exist if f is 1 to 1. But that is not the case here. So our assumption was wrong. So हमारी जो assumption थी कि f inverse exist करता है वो गलत हो गई, क्योंकि जो कंक्लूजन आया उसके हिसाब से तो f inverse exist नहीं करता. He's violated. तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो हमने चीज अज्यूम की थी कि ये एग्जिस्ट करता है लेकिन यूनिक नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन. सो इफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट हैज टू बी यूनिक, इट हैज टू बी यूनिक, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है? सो वी हैव प्रूव दिस. राइट? इज दैट ओके? Yes, ma'am. तो इस तरीके से वी विल प्रोसीड बाय प्रूविंग दिस. ऑलराइट, ओके, सो फाइन, सो दिस इज डन. एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये यूनिक है, ये हमने शो कर दिया. दूसरा पार्ट जो है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ mod x minus mod of x minus 1 in the interval -1 to 2. तो I think it is this only. This is the function. -1 से लेके 2 के इंटरवल के बीच में हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में कमेंट करना है. ठीक है, चलो. सो mod of x प्लस mod of x minus 1, ये हमारा फंक्शन है. Let's just check it once in the other part. This is question number 5, part number B. This is plus here
एंड दिस इज मॉड एंड दिस इज x माइनस 1. ठीक है, फाइन. ऑल राइट, सो लेट्स सी. तो देखो, इसमें जो ब्रेकिंग पॉइंट्स आते हैं, एक तो x 0 पे आता है, एक x 1 पे आता है. तो हम अलग अलग इंटरवल्स कंसिडर करते हैं. एक तो देखो, एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया. तो कितने इंटरवल्स हो जाएंगे? एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू. ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हो जाएंगे, राइट? सो देखो, x की वैल्यू 0 अगर कंसिडर करो और x की वैल्यू 1 कंसिडर करो, तो हमें पता है क्या होगा. एक कैटेगरी ये होगी, एक होगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, एक वैल्यू जब होगी x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, एक होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. ये पॉसिबल कैटेगरीज होंगी, ठीक है? तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, इसकी वैल्यू को क्या होगा इन अलग अलग रीजन्स. तो यहाँ पे क्या होता है, जब 0 या 1 होगी, तब जब आप 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, 1 वैल्यू. और जब आप 1 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1. तो दोनों ही केसेस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1, राइट? दूसरा केस, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो ये नेगेटिव, मतलब x नेगेटिव, और x माइनस 1 भी नेगेटिव. तो इसके बाहर आने पे भी नेगेटिव लगेगा, इसके बाहर आने पे भी नेगेटिव लगेगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1. ये एक्सप्रेशन हो जाएगा. फिर जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, तो x तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा. और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव प्लस x माइनस 1, ये ऐसे हो जाएगा. तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो. तो ये क्या हो जाएगा, 1 whenever x is 0 or x is 1, when x is less than 0, this is minus x, तो माइनस 2x. एंड यहाँ पे जो है, वी हैव प्लस 1. ठीक है, -2x प्लस 1. इधर क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 0 से 1 के बीच में. और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1, x इज ग्रेटर देन 1, राइट? ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया. तो देखो, अब आपके जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं. तो 0 पे देखो, 0 पे फंक्शन वैल्यू क्या है, 1. 0 से छोटी वैल्यू अगर लोगे, स्लाइटली 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू लेते हो, तो ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर भी विल टेंड टू 1 ओनली. और 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू लोगे, तो भी ये नंबर 1 को ही टेंड करेगा, राइट? So this particular function is continuous at 0, right? 0 पे function value 1 है, function value is 1, left hand limit is 1, right hand limit is also 1, and all these three are the same, which is equal to 1. So continuous at 1. ठीक है, because f of 1 is equals to left hand limit is equals to right hand limit, right? ये हो गया. अब दूसरी बात, 1 पे अगर कंसिडर किया जाए, तो जब x की वैल्यू 1 होती है, तो क्या होता है, 1 पे ये 1 वैल्यू ले रहा है. 1 पे जब आप यहाँ पे 1 रखते हो, तो ये वैल्यू 1 आ रही है, और 1 के लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू 1, तो तीनों वैल्यू 1 ही है. सॉरी, मैंने ये यहाँ पे 1 क्यों कंसिडर किया, आई शुड हैव रिटन 0.
तो similarly it is continuous at 1 as well. Why? Because f of 1 is equals to left hand limit is equals to right hand limit. ये तीनों सेम है. और हमें तो ये फंक्शन को कहाँ पे चेक करना था? -1 से लेके 2 के इंटरवल में. तो ये हर जगह ही कॉन्टिन्यूस है. ठीक है. तो -1 से लेके 2 के इंटरवल में ये पूरी तरह क्या है? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, राइट? Because everywhere it is continuous, right? Is that okay? Yes, ma'am. Okay. तो इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को कंसिडर कर लेंगे. So this was question number 5, and yeah, this is question number 5. Okay, so rest of the question number 6. I know we were supposed to do till question number 6, but we'll do question number 6 in tomorrow's class. Tomorrow also we have the same class at the same time, 1 p.m. So we'll try to do more questions from this particular paper only. Okay? So question number 6 onwards we'll be doing in tomorrow's class, same time, 1 p.m. Okay. All right, guys. Thank you so much. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, guys. Bye-bye.